बच्चों, आज के इस हिंदी की कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ और इस नए सत्र की शुरुआत में आज हम लोग वसंत भाग 3 जो कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक है उसका पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है ध्वनि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई यह कविता है और इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग कवि के बारे में जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका आदि। निराला जी ने स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ली और स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम लोग इनकी लिखी हुई कविता पढ़ेंगे ध्वनि, जिसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन आया है और प्रकृति के द्वारा कवि क्या क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो इस कविता में ध्वनि के माध्यम से, ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़, तो ध्वनि के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि इस कविता में मानव के मन एवं हृदय में वसंत रूपी उत्साह के आगमन की बात की गई है और कवि कहते हैं कि अभी उनकी मृत्यु नहीं होगी, अभी उनके जीवन में कोमल, मधुर, सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है। उसके जीवन में लंबे समय के बाद खुशियाँ आई हैं और इससे पहले उनको चाहे जो भी परिस्थितियाँ मिली हों, जो भी परिस्थितियाँ उनके सामने आई हों, उन सब का सामना करते हुए वह उन सब से परेशान होकर अपने आप को हताश और निराश नहीं होने देना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके हृदय में जीने की असीम इच्छा है। वह लोगों के सुखमय जीवन के लिए अभी रहेंगे और वह उन सोई हुई कलियों को अपने हाथों से जगाकर सूर्य के प्रकाश की भांति वह उनको नया जीवन देने का प्रयास करेंगे। और कवि जीवन में निराश और हताश लोगों के, कवि कहते हैं कि जीवन में निराश और हताश लोगों के को वह नया रास्ता दिखाना चाहते हैं और जहां उनकी असीम खुशियां हैं। तो वह ऐसे युवाओं को जो निद्रित अवस्था में पड़े हैं, अलसाई जीवन में उनकी आंखें अलसाई हुई हैं, वे अभी जागे नहीं हैं, ऐसे युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे अपने जीवन में उठें और आगे बढ़ें और नए रचनात्मक कार्य करें। तो इसमें जो है कवि अपने कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अभी उनकी मृत्यु नहीं होगी, अभी उनके जीवन का अंत नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग ध्वनि कविता की शुरू की पंक्तियों को पढ़ेंगे और जिसमें लिखा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें है अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर अंत का अर्थ है समाप्ति, अंत का अर्थ है समाप्ति, कोई चीज़ समाप्त होना, अंत होना। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। वन का अर्थ सभी को मालूम है, वन कहते हैं जंगल को, और इसमें जो है
मृदुल का अर्थ होता है कोमल। मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल। मृदुल कहते हैं कोमल को। और इसमें जो है अभी यहाँ पर वसंत, मृदुल वसंत कहा गया है और अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पर अभी अभी शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ पे ये जब कोई शब्द 2 बार प्रयोग होता है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पे अभी अभी ही तो आया है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। और मेरे वन में मृदुल वसंत, मृदुल का अर्थ होता है कोमल और वसंत कहते हैं ऋतुराज को। वसंत जो है ऋतुओं का राजा है। और इसमें जो है मृदुल जो है विशेषण है और वसंत विशेष्य है। और कोमल वसंत, वसंत को कोमल कहा गया है क्योंकि वसंत ऋतु जो है वो नए नए पत्तों और हरियाली से, फल फूल से भरा रहता है। तो यहाँ पे वसंत को कोमल कहा गया है। तो यहाँ पे विशेषण मृदुल और वसंत को विशेष्य के रूप में यहाँ पे प्रयोग है। तो इसमें जो है कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। कवि का कहना है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता, अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। यहाँ पे वो कहते हैं कि अभी अभी तो मेरे जीवन में, यहाँ पे वन जो है कवि के जीवन का प्रतीक है। मेरे वन में, यहाँ पे मेरे वन में कहने से तात्पर्य है मेरे जीवन में। तो वन का प्रयोग जो है वो कवि के जीवन के लिए किया गया है। तो मेरे वन में मृदुल वसंत, जिस तरह से प्रकृति जो है वो वसंत ऋतु के आने पर हरी भरी हो जाती है, नए नए पत्ते आ जाते हैं, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो ऐसे इसीलिए उसे मृदुल जो है वसंत कहा गया है। कोमल यानी कि कोमल, नए नए पत्ते जो बहुत ही कोमल होते हैं। तो ऐसे वसंत ऋतु को यहाँ पे कोमल कहा गया है। तो मेरे वन में अर्थात मेरे जीवन में कोमल वसंत, मृदुल वसंत आया हुआ है। यानी कि अभी अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है, नया सवेरा हुआ है, नया जोश और नई उमंग जो है हमारे जीवन में ये वसंत लेकर आया है। तो अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है, अभी मेरा अंत कैसे हो सकता है। तो अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। कवि कहते हैं कि अभी उनकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी उनके जीवन में कोमल, मधुर, सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है। तो ऐसे उसके जीवन में लंबे समय के बाद खुशियाँ आई हैं और अब उनके अंदर उत्साह वर्धन हुआ है, उनका उत्साह बढ़ा है और अब वे बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं। तो इस वसंत के माध्यम से वे ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, यहाँ पे हरे हरे ये विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। पात का अर्थ होता है पत्ते, पात का अर्थ है पत्ते। यहाँ पे हरे हरे ये पत्तों के विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है और यहाँ पे पात जो है वो पत्ते के लिए प्रयोग किया गया है। और डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात, हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात। यहाँ पे कलियाँ अर्थात जो फूल खिलने से पहले कली रहती है और खिलकर वो फूल बन जाती है।
कोमल का अर्थ होता है मुलायम, और गात का अर्थ होता है शरीर। गात कहते हैं शरीर को। कोमल गात अर्थात कोमल शरीर। यहाँ शरीर जो है वो वृक्ष को कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति का वर्णन है, पेड़ पौधों का वर्णन है। हरे हरे ये पात, तो पत्ते किसके हैं? वृक्ष के हैं। यहाँ पे कोमल गात, यहाँ पे गात का अर्थ शरीर है, और डालियाँ यानी कि कलियाँ, डालियाँ जो उसमें टहनियाँ होती हैं पेड़ों में, और कलियाँ होती हैं। कोमल गात अर्थात कोमल शरीर। और इसमें जो है हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात जो है वो नए नए पत्ते हैं। जैसे कि कवि के जीवन में नए नए विचार आते हैं, तो नए नए विचारों के लिए यहाँ पे हरे हरे पात का प्रयोग किया गया है। तो हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पत्ते, जब वसंत ऋतु आता है तो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उसमें नए नए पत्ते आ जाते हैं। और इस समय सारे जो है पेड़ पौधों में हरियाली दिखाई देती है, और रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, और आसमान बिल्कुल साफ़ नज़र आता है, और जो है स्वच्छता दिखाई देती है, क्योंकि पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। तो कवि यहाँ पे वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये हरे हरे पत्ते और डालियाँ, कलियाँ और ये कोमल जो शरीर है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, उसी की तरह जिस तरह से प्रकृति में ये नया परिवर्तन आता है और प्रकृति के को देखकर उत्साह का संचार होता है, तो ऐसे में मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपने सपनों को मृदुल कर, यानी कि मैं जो करना चाहता हूँ वह मृदुल यानी कोमल, कर मतलब हाथ। मृदुल का अर्थ होता है कोमल और कर का अर्थ होता है हाथ। कर का अर्थ है हाथ। तो ऐसे में मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपने कोमल हाथों से, मुलायम, कोमल और ऐसे अपने हाथों से फेरूंगा निद्रित कलियों पर। फेरूंगा, फेरूंगा यानी घुमाऊंगा। निद्रित, निद्रित मतलब सोया हुआ। निद्रित का अर्थ है सोया हुआ। सोया हुआ। और इसमें एक शब्द और आया है, इसमें जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातः काल। प्रत्यूष कहते हैं सवेरा को, प्रातः काल। प्रातः काल को प्रभात भी कहा जाता है और सवेरा भी कहा जाता है। और इसमें जो है मनोहर कहते हैं मन को अच्छा लगने वाला, मनोहारी। ऐसे मनोहारी, मनोहर प्रभात का, सवेरा का जो है, जिस तरह से सूर्य हमें प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमें जगाता है, और उससे जो है सूर्य के प्रकाश की भांति मैं उन निद्रित कलियों को, सोई हुई कलियों को जगाना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि ये हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, ये सभी, इसमें मैं अपने कोमल हाथों से उन निद्रित कलियों पर, अर्थात जो सोई हुई कलियाँ हैं, उनको, उनके ऊपर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा, और जगह एक प्रत्यूष मनोहर, और सूर्य के प्रकाश की भांति मैं उनको जगाऊंगा, और उन्हें जो है कार्य करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। उन अलसाए हुए, यहाँ पे निद्रित, अलसाए, अर्ध निद्रा की जो अवस्था होती है, अलसाया हुआ यानी कि जो है
वो आलस्य करते हैं केवल, और इसीलिए वो सोए हुए अर्ध निद्रा की अवस्था में रहते हैं। तो ऐसी निद्रित कलियों पर यहाँ पर ऐसे युवाओं को वो संबोधित करना चाहते हैं। कहने का भावार्थ यह है कि वे उन युवाओं को जगाना चाहते हैं जो कि अभी निद्रित हैं, अर्थात अलसाए हुए हैं, और उनको जगाकर वो उनको आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। तो इसमें जो है कवि आलस्य में डूबे हुए नवयुवकों को जो है संबोधित कर रहे हैं, और निद्रित कलियां जो है, ये शब्द जो है वो आलस्य में डूबे हुए नवयुवकों का प्रतीक है। तो यहाँ पर निद्रित कलियों से तात्पर्य है आलस्य में जो डूबे हुए हैं ऐसे नवयुवकों को, ऐसे युवाओं को वो संबोधित करना चाहते हैं कि उठो, जागो और आगे बढ़ो, कुछ रचनात्मक कार्य करो। तो ऐसे कवि जो है वो अपने इन शब्दों के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से वो उनके जीवन में एक नया सवेरा दिखाना चाहते हैं। एक नया सवेरा जो है वो उनके जीवन में लाना चाहते हैं, जिससे कि जो हार गए हैं, थक गए हैं, जो निराश हो गए हैं, ऐसे नवयुवकों को वो उत्साहवर्धन करना चाहते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न कहते हैं सपने को, मृदुल यानी कि कोमल, कर मतलब हाथ। कवि की जो इच्छा है वो यही है कि वो नवयुवकों को जो है उत्साह का संचार करे नवयुवकों में, और उन्हें जगाए, उनका आलस्य दूर करे, उनकी निराशा को दूर करे। और जिस तरह से बसंत ऋतु एक नया उमंग, नया जोश, नया उत्साह लेकर आता है, उसी तरह से कवि उन युवकों के जीवन में भी नया उत्साह भरना चाहते हैं, जिससे कि वे आगे बढ़ सकें। पुष्प 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 से तंद्रा लस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पुष्प पुष्प से, फूल फूल से, पुष्प का अर्थ है फूल फूल से, तंद्रालस, तंद्रालस का अर्थ होता है यहाँ पे तंद्रालस, तंद्रालस का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ। नींद से अलसाया हुआ अर्थात कि नींद के कारण जो है उसके अंदर आलस्य है, वो जगना नहीं चाहता है, उठना नहीं चाहता है। तो ऐसे नींद से जो है वो आलस्य के कारण जो है वो नींद में पड़ा हुआ है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। यहाँ पर फूल फूल से कवि अपने जीवन में वसंत के आगमन से बहुत ही उत्साहित है। उसे पूरी तरह से विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से वसंत के आने से प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे पक्षी सब चहचहाने लगते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, पक्षियों की कूक सुनाई देने लगती है, और सभी तरफ से मनुष्य के अंदर उत्साह होता है, तरह तरह के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। तो जिस तरह से बसंत के आगमन से उत्साह का संचार होता है, उसी तरह से कवि जो है वो अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करना चाहता है। वो चाहता है कि वह युवाओं को, अपने आप को भी वो रचनात्मक कार्यों में और लगाना चाहते हैं, क्योंकि कवि का कार्य है रचना करना। तो
वो चाहते हैं कि युवा भी अपने जीवन में कार्य करें, आगे बढ़ें, अपने जो है उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जागें। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। अब जो है कवि कहते हैं कि मैं तंद्रालस यानी कि नींद से अलसाए हुए फूलों में जो आलस्य है उसको मैं दूर कर दूंगा। क्योंकि वो जो है एक प्रत्यूष मनोहर, एक बहुत ही सुंदर सवेरा वो उसके जीवन में लाना चाहते हैं, जिससे कि उसका जीवन आनंदमय हो जाए, सुखमय जीवन हो जाए। तो वो फूल से आलस्य को दूर करना चाहते हैं और अपने नव जीवन का, यानी कि कवि के जीवन में ये जो नया संचार हुआ है, उससे उनको लगता है कि ये जो जीवन का अमृत है, वसंत ऋतु यहाँ पर अमृत बनकर आया है, उनको लगता है कि अब वो अमर हो जाएंगे, उनका अंत नहीं होगा। तो वो अपने नवजीवन का जो अमृत है उससे इन सबको सींच देंगे, जिससे कि वे यहाँ पे सहर्ष का अर्थ है खुशी से, अपने जीवन का अमृत खुशी से, सहर्ष मतलब खुशी से, सहर्ष खुशी से, तो वे अपने जीवन का अमृत खुशी से उन पर सींच देंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वे अपना प्रयास करेंगे और उनको लगता है कि उनका अंत नहीं होने वाला है, और इसलिए वे अपने आप को अमर मानते हैं और कहते हैं कि मैं अपने जीवन का अमृत खुशी खुशी सींच दूंगा। यानी कि वो दूसरों को भी बांटना चाहते हैं, दूसरों को भी देना चाहते हैं, जिससे कि वे अपने पथ पर आगे बढ़ सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो पुष्प पुष्प से तंद्रालस, फूल से आलस्य को, जो नींद से अलसाए हुए हैं, ऐसो उनका जो है आलस्य दूर करके, खींच लेना मतलब दूर कर देना, खींच लूँगा मैं, और अपने नव जीवन का अमृत, और जो उनके जीवन में नया संचार हुआ है, ऐसे अपने जीवन का अमृत वो खुशी खुशी सींच देंगे, अर्थात वो दूसरों को बांट देंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा, अर्थात यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से वे कहते हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि देश के युवाओं को जागरूक करते हुए, कि जिस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि मैं देश के युवाओं को जागरूक कर दूंगा, यानी कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। तो मैं उन देश के युवाओं को जागरूक कर दूंगा, उनको जगा दूंगा, और फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो। अनंत का अर्थ है, अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो। अनंत जिसका अंत ना हो। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। तो वो कहते हैं कि मैं उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, यानी कि अनंत जिसका अंत ना हो। तो वो कहते हैं कि कवि जीवन में निराश और हताश लोगों को
वह ऐसा रास्ता दिखाना चाहते हैं, द्वार दिखाना चाहते हैं, जिससे कि जहाँ उनकी असीम खुशियाँ हैं, वो उन युवाओं को वो द्वार दिखाना चाहते हैं जहाँ की अनंत खुशियाँ हैं, उनका कोई अंत नहीं है। तो द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, यानी कि उनको मैं वो द्वार दिखा देना चाहता हूँ जो कि जिसका अंत न हो, जो अनंत हैं। अभी न होगा मेरा अंत, और इस तरह से अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। यहाँ पर अनंत जो है वो जिस तरह से कि ईश्वर के लिए यहाँ पे पूरी खुशियाँ जिसका अंत ना हो, यहाँ पर उनकी वो अपनी महक और सौंदर्य बिखेरना चाहते हैं। वे जिस तरह से वसंत ऋतु का सौंदर्य जो है सबका मन मोह लेता है, सबको खुशियाँ प्रदान करता है और जीवन में आशा और उत्साह से भरपूर कर देता है। तो इसी वसंत के माध्यम से कवि अपने अंदर नया जोश और उत्साह जो है वो महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, और वह चाहते हैं कि ये देश के युवा वसंत ऋतु के भांति उनके जीवन में भी आशा और उत्साह का संचार हो और वे फूलों के समान अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेरें, उनको यश और सम्मान प्राप्त हो, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो यहाँ पर अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जो जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। है मेरे वे जहाँ अनंत, यानी कि जो मेरे हैं, मैं उन युवाओं को, यहाँ पे वसंत ऋतु जो है युवावस्था का प्रतीक है। कवि जो है प्रकृति प्रेमी है और उन्होंने प्रकृति के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया है कि उनके जीवन का उत्कर्ष, उन्नति अभी अभी तो शुरू हुई है और इससे अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। और इसीलिए वे अपने वन रूपी जीवन में वसंत के आगमन से नया उत्साह और नई खुशी का जो है उनके जीवन में आगमन हुआ है। और कवि कहते हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों, हमें निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य अगर निराश हो जाए, हताश हो जाए, तो वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। और अपने जीवन में हमें बहुत सारे कर्तव्य करने हैं, बहुत सारे कार्य करने हैं। तो उन युवाओं को प्रकृति जिस तरह से रंग बिरंगे फूलों से, नए नए पत्तों से नया जो है संचार करती है, उसको देखकर मन में उत्साह का संचार होता है। वैसे ही निराला जी जो है वो युवाओं को भी रचनात्मक कार्यों में लगने के लिए प्रेरणा देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे अपने जीवन में नए नए कार्य करें, वे अपने जीवन को जो है वो सही मायने में जिए और वे परिस्थितियों से निराश न हो और अलसाएं नहीं, आलस्य को दूर भगाएं। और इसीलिए वे अपने कोमल हाथों से उन कलियों को जिस तरह से जगाया जाता है ताकि वो आलस्य में न पड़ी रहें, तो ऐसे कलियों को वो फूल बनाना चाहते हैं। अर्थात उनको जो है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर उनके जीवन में जो लंबे समय के बाद खुशी आई है और उनके जीवन में चाहे जो परिस्थितियाँ रही हों और उनसे वे परेशान होकर अपने आप को निराश नहीं होने देंगे। कवि जो है वो मन में ठान लिए हैं कि वे अपने आप को निराश नहीं होने देंगे, बल्कि अपने जीवन में वसंत के आगमन से नए उत्साह का संचार करेंगे और वे उन युवाओं को भी उत्साहवर्धन करना चाहते हैं और उनका जो है उनको निराशा से
आलस्य से दूर करना चाहते हैं, जिससे कि वे अपने जीवन में कुछ कार्य कर सकें, क्योंकि अभी उन्हें बहुत कार्य करने हैं और अभी से अगर आलस्य में पड़े रहेंगे तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो कवि जो है अपने आप को वसंत के आगमन से उन्हें लगता है कि अब वो अमरता की ओर चल पड़े हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने ये कहने का प्रयास किया है कि उनके जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। अभी तो उनके अंदर उत्साह जागा है, अभी तो उनका नया सवेरा हुआ है और वो जो है इसलिए भी वो चाहते हैं कि उन्हें लोगों के दुख को दूर करने के लिए और दूसरों के सुखमय जीवन के लिए भी उन्हें जो है उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि उन्हें दूसरों को उत्साहवर्धन देना है, जगाना है, आलस से दूर करना है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तो इस तरह से वे दूसरों को सुखमय जीवन प्रदान करने के लिए और सूर्य के प्रकाश की भांति दूसरों के जीवन में सवेरा करने के लिए, उनको नया जीवन देने के लिए, जिस तरह से सूर्योदय के साथ ही मनुष्य अपने कार्य में लग जाता है, जग जाता है और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता है, तो उसी तरह से कवि भी वो जो है एक मनोहर प्रभात दिखाना चाहते हैं। एक जो है अभिलाषा है, उनके कुछ पाने की इच्छा है। तो यहाँ पे लालसा जो है कवि के अंदर इस बात की है कि वो युवाओं का आलस्य दूर करें और उनको जगाएं, उनके जीवन में नया संचार करें, उत्साह बढ़ाएं। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि जो है वो नए प्रभात का, वसंत के माध्यम से युवाओं को जगाना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है और इससे लगता है कि कवि बहुत ही आशावान है और प्रकृति प्रेमी है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।